सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, जाहिर सी बात है आज की बड़ी खबर तो यही है कि कल रात को तकरीबन 11 बजे फैसला आया। 2 दिन तक सुनवाई चलती रही और तहरीक इंसाफ अपना वो केस प्लीड ना कर सकी जिसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। यानी कि पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर तरीके से हर हरबे से इस केस को लड़ने की कोशिश की गई। पूरे 2 दिन तक एक बड़ी बैठक लगी, समाअत होती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ के लॉयर्स बुनियादी तौर पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके। सो बल्ले का निशान जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उसके साथ साथ उनका बैकअप प्लान, उस पर भी अब वो मामला भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अख्तर इकबाल डार साहब चेयरमैन है नजरियाती के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तो मैं पहले गुफ्तगू उन्हीं से शुरू करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर इकबाल डार साहब, आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। मैंने कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बल्ले का निशान जा चुका है, ये पीटीआई का बैकअप प्लान था। तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि आपके और उनके माबाइन 11 नुकाती मुआहिदा हुआ था, जो कि अफजल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो मंजर आम पर लेके आए हैं। तो क्या आपके माबाइन 30 सितंबर को कोई मुआहिदा हुआ था या कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात कर रहे हैं मरवत साहब, इनसे पूछे कि मुआहिदा कहाँ हुआ था और उसके विटनेस कौन थे, ये कौन उसके जिम्मेदारान थे और उसमें कहाँ बैठ के मुआहिदा हुआ था, उनके गवाहान कौन है वो बताएं इनको, पूछें। अच्छा ठीक है सर, ये तो उन्होंने प्रेशर दिया, इसीलिए तो हम आपसे आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके माबाइन और तहरीक इंसाफ के माबाइन कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ। ये फिर ये बैकअप प्लान उन्होंने खुद से कैसे बना लिया आपसे कोई मुशावरत किए बगैर? ये तो आप उनसे पूछे ना जी, उन्होंने कैसे बना लिया। वो तो कहते हैं हमने मुशावरत की थी लेकिन अब आप मुकर गए। मेरी बात सुने, इनसे कहीं कहते 30 दिसंबर को हमारा मुआहिदा हुआ था जी। 30 दिसंबर के बाद हमने 10-11 को हम अपनी टिकट इशू कर रहे हैं, तो इनके पास इनको होश नहीं आया कि मैं अपनी टिकट इशू कर रहा हूँ। इनको होश आया था 13 को आया। तो इससे पहले इन्होंने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? इनसे पूछे, ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारा मुआहिदा सामने लेके उससे साइन कहाँ हुए, कहाँ बैठ के मुआहिदा हुआ, उससे गवाहान कौन है, ये इनसे पूछे। ठीक, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके और इनके माबैन कोई नहीं हुआ। चेयरमैन अख्तर इकबाल डार के वो कह रहे हैं इस पे दस्तखत भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसा कोई है और आप कह रहे हैं कोई मुआहिदा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं आपके दस्तखत हैं, तो फिर इसका कोई इलेक्शन कमीशन में मतलब है इसको पेश कर दें या इसके हवाले से कोई एविडेंस तो ज़ाहिर है उनको देना पड़ेगा, लेकिन आपके साइन, आप अपने ये साइन चेक करवाएं कि ये ठीक है या गलत है। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट करती जा रही है। मैं कहता हूं नहीं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रही सर, जो उन्होंने आज मौक़िफ़ दिया है ना, मैं उस पे आपका मौक़िफ़ ले रही हूँ। मैं अपना मौक़िफ़ ये दे रहा हूँ कि आप इनसे पूछें ये मुआहिदा कहाँ बैठ के हुआ, उसके विटनेस कौन थे, उसमें साइन करने वाले कौन थे, ठीक, इनसे ये पूछिए आप। ये तीनों आपके वैलिड बातें हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो जाली टिकट जमा करवाए हैं, तो इस हवाले से आपका क्या लाएअमल होगा? आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं या इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं? हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। मसला ये कि मेरी अपनी पार्टी है, मैं ये जो झूठे लोग हैं, और मैं आपको 2008 की बात बताता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के बाद चंद साल बाद मैंने समझ गया था ये यू टर्न वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये वादा खिलाफियां करने वाले लोग हैं। और उस वक्त भी इन्होंने मेरे कोई इल्जाम तलाशियां की थी, तो मैंने जाकर डिसिप्लिनरी कमेटी में, एक मेजर बशीर था उसके सामने जाकर कुरान पाक पे हलफ दिया था कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान की तब्दीली के लिए काम करना चाहता हूँ। मगर तब्दीली और सच्चाई नाम की वहाँ कोई चीज नहीं थी। तो ये उस वक्त भी झूठे थे, तो आज भी ये झूठे हैं और ये अपने वादे से मुकर जाने वाले लोग हैं। और ये इनका लीडर भी ऐसा है, ये लोग भी ऐसे हैं, ये यू टर्न लेने वाले लोग हैं ये। तो डॉक्टर साहब यानी कि इनके साथ तो अब मामलात नहीं तय हो सकते ना? आप तो ये कह रहे हैं कि आप कानूनी मशावरत करेंगे क्योंकि इन्होंने झूठे पेपर्स जमा कराए हैं। ये कैसे 2-2 पेपर जमा करा सकते हैं? इनसे पूछे, ये बड़े एक्सपर्ट है। मैंने कहा ये बड़े एक्सपर्ट है इन कामों में। ये इनका लीडर यू टर्न पे भाषण देता है, ये जो हर बात करके मुकर जाते हैं। ये मोशन कश है, सान फराब मोशन, जो
जो जो हिस्ट्री देख लें, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि जो बंदा इनके ऊपर एहसान करता है, इनसे तावन करता है, ये उसी को डसते हैं। ये अख्तर इकबाल डार साहब, एक बात बताइएगा, आप तो बहुत ज्यादा कमिटेड कारकुन थे और फिर उसके बाद आपने एक अपना मकाम भी बनाया, फिर क्या वजह हो गई अलहदगी की? मतलब एलिगेशंस तो चले, ये तो एलिगेशंस तो पार्टीज में लगती रहती हैं, लेकिन फिर आपने 9 मई के वाक़े से पहले आप अलग हुए थे और उसके बाद जाहिर सी बात है वापसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं जी, 9 मई तो आप हो रही है जी, मैं तो बात कर रहा हूँ 2007 में मैंने ज्वाइन किया, फिर 2012 में मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मेरी एहसन रशीद से और इन लोगों से मुलाकात रही और एहसन रशीद बड़े अच्छे बंदे थे, बड़े नाइस और इनकी टीम में बड़े सोबर बंदे थे वो तो, लेकिन वो मामला कुछ इनमें जेलसी एलिमेंट भी था, कुछ लोग शिकायत करने वाले लोग थे और खान साहब बड़े कानों के कच्चे हैं ये और ये एहसान फरामोश तो है ही है, मौसम कच तो है ही, कानों भी बड़े कच्चे हैं। तो फिर हमारी उनकी बात ना बन सकी। जब मैंने कहा ये अपनी सोचो फिक्र पर नहीं ले, ये अपने मंशूर पर नहीं ले और ये अपने प्रोग्राम पर नहीं ले, तो फिर मैंने इनके साथ क्यों रहना था? तो मैंने जब तरीके से नज़रियाती बनाई, मैंने इस तौर के तहत बनाई कि जो सोच फिक्र, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो लाइन थी, हम उसी लाइन को टो करते हुए, उसी सोचो फिक्र को, उसी मंशूर को टो करते हुए हमने तरीके से नज़रियाती की बुनियाद रखी कि हम वहाँ खड़े हैं और हम रियल पीटीआई हैं, हम नज़रियाती हम हैं। अच्छा डार साहब, एक बात बताइएगा कि क्या बाकी लोग जो पीटीआई के कोई ऐसे लोग हैं जिनको जाहिर है कुछ निशान मिल रहा है, कुछ निशान मिल रहा है, अब एक अफरा तफरी का मामला हो गया, जाहिर है बल्ला चला गया उनसे, तो वो इलेक्शंस में आप समझे कि उनके लिए बड़ी ही ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं, तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे राब्ता कर रहे हो? नहीं जी, मेरे साथ और कोई राब्ता नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं। और आपके मतलब है कि आप यानी कि नजरियाती ज्वाइन करने के लिए या आपसे दरख्वास्त ये पूछ रही हूँ नजरियाती। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कल की हमारी मीडिया टॉक के बाद पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आ रही हैं और लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और लोगों ने कहा कि डार साहब जो आपने ये नारा दिया ना, क्वेश्चन की सजा मौत, यकीन करें इतना इसको एडमायर किया जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है, बल्कि आपकी जो साबका चीफ जस्टिस नईम अख्तर थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था जब तक पाकिस्तान में क्रिश्चियन की साथ मौत को कानून नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। और उनकी जो क्लिप थे, उनकी जो ट्वीट थी, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप की कि डार साहब ये आपकी जस्टिस नईम अख्तर बलूचिस्तान चीफ जस्टिस, ये आपकी बात कर रहे हैं, आपका मौक़िफ़ को सेकंड कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक मैं बड़ा अच्छा मोतबर नाम है क़य्यूम निज़ामी साहब, क़य्यूम निज़ामी साहब ये पीपल्स पार्टी के फेडरल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने डार साहब यू हैव अ गुड स्लोगन, ये पाकिस्तान की बका इसी में है। देखिए ना, मुख्तलिफ महफिलों में बैठते हैं, डेरों पे, महफिलों में, शादियों में, और वो यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉर्डर डिजीजेज, ये जरदारी ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। मैं कहता हूँ यार वो यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉर्डर डिजीजेज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वो कहते हैं ट्रीटमेंट यही है, इस मुल्क का इनका इलाज यही है, वो यार पार हंगर और जज़ा और सज़ा का अमल। मैंने पहले भी कहा, कल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब तक जज़ा और सज़ा के अमल को हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम ये पाकिस्तान मुस्तकमल मजबूत नहीं हो पाएगा। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अख्तर इकबाल डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती, उन्होंने कहा है कि इनसे ये सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कहाँ हुआ, गवाह कौन थे और कौन मौजूद था, तो जाहिर है तहरीक इंसाफ ही इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि उन्होंने एक मुआहदा सामने रखा है बकौल उनके कि ये 30 दिसंबर को हुआ है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जिनके साथ किया है वो तो ये कह रहे हैं कि इनसे ये 2-3 सवाल करें। बहरहाल हमारे साथ सेनेटर हमायूं मोमन साहब हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं, राना एहसान अफजाल साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, चौधरी मंजूर साहब से भी बात करेंगे और महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सेनेटर हमायूं साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सेनेटर हमायूं साहब, ये अब जो डार साहब ने बात की है, इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 3 सवाल इनसे करें कि इसके गवाह कौन थे, ये मुआहिदा किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन जी, बात ये है कि बिकॉज आई वाज नॉट अ प्रीवी के ये किन्हों ने डिस्कशन किए, तो अगर मरवत साहब ने इनसे बात की तो मरवत साहब उसका बेस्ट जवाब दे सकेंगे। चूंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कल को ठीक हो या गलत हो। मैंने अलबत्ता एक सिग्नेचर्ड कॉपी जरूर देखी है जो शेयर हुई थी कि जिसमें इनके सिग्नेचर्स वगैरह थे बीच में। और उसके अलावा देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जनरली एक जहन ये होगा कि अगर मैंने किसी के साथ
कोई MOU या कोई डिस्कशन या कोई चीज नहीं की, तो ये इतना कोई सिंपल चीज नहीं है कि मैं अपने सारे कैंडिडेट्स को उनका जो है ना ये टिकट जारी कर दूंगा। मुझे उसकी इम्प्लीकेशंस का पता होगा, मुझे पता होगा कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, फलाना है। और फिर मैं मीडिया पे ये भी देखता हूँ कि सुबह के टाइम पे बंदा कहीं गायब हो जाता है, मतलब वही वाली चीजें, जैसे हमारे कैंडिडेट गायब हो जाते हैं, जैसे हमारे प्रपोजर और सेकेंडर्स गायब हो जाते हैं, जैसे जिन जिन लोगों को टिकट मिला है, उनमें से फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली 75 के जो टिकट मिला है डॉक्टर ताहिर अली जावेद को, वो 2 दिन से गायब हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से एक बंदा गायब हो जाता है और वापस आने के बाद वो बयान कर देता है। तो आई अंडरस्टैंड ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे या प्रेशर में होंगे या विदाउट प्रेशर होंगे, इररिस्पेक्टिव दैट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं देखिए ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारा कर ले। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये सितंबर के बाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी का जिक्र शुरू किया था। तो अगर मैं टाइमिंग देखूं तो मुझे लग रहा था कि कोई बात है। बाकी इस मुल्क में ये कहते हैं कि यू टर्न लेने वाले हैं, बिल्कुल अपनी जगह उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बदल भी जाते हैं। लोग क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने जो बातें की थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टोटली, हालांकि उनका अपना भी एक बयान सोशल मीडिया में बिफोर दैट थिंग, और फिर उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उन्होंने टोटली डिफरेंट बयान दे दिया है। तो जब लोग प्रोबेबली सेनेटर साहब ही चेंज हिज माइंड, बट ओके ठीक है, आप सही कहते हैं, लोग यहाँ पे अपना मौके बदल भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। अब वो ड्यूरेस में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं या करना ही नहीं चाहते, ये तो अल्लाह या वो बेहतर जानते होंगे। देखिए उससे मुझे कोई इतराज नहीं है जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, इररिस्पेक्टिव हो कि उन्होंने ड्यूरेस में किया है या उन्होंने जानबूझ के किया या समझते हुए किया है, वो उनका हक था, वो कह दे, जो भी कर ले कर ले। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब, आई वांट टू गो बैक टू यस्टरडेज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो कल का जो मामला था, उस पर मैं चाहती हूँ आपका मौक़िफ़ लेके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। मुझे महमूद मौलवी साहब भी नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और राना एहसान भी वेट कर रहे हैं। सर मुझे ऐसे लगता है, बात बताता हूं, तो कल नहीं सर एक सेकंड, मैं सर एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि द लॉयर्स वर लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब है इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए, 2 दिन के लिए ये मामला चलता रहा, बट अनएबल टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट। क्यों? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बेसिकली जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने था ना, उन्होंने 2 सवालात उठाने थे, और ये 2 सवाल से तीसरे सवाल की जरूरत बनती नहीं थी। पहला सवाल ये था कि क्या ये पिटीशन दायर करने का हक है या नहीं है। अगर उसका जवाब नहीं आता तो फिर तो पिटीशन ही खारिज हो गई। लेकिन अगर उसका जवाब यस आ जाता है तो दूसरा सवाल उठता है कि क्या इनसे बल्ले का निशान लिया जा सकता है या नहीं। ये 2 चीजें थे। या जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इवैल्यूएशन में, क्या उसको इवैल्यूएशन, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की इवैल्यूएशन का हक हासिल है या नहीं है। अच्छा, ये दूसरा सवाल था। तो अगर हम मान लेते कि पहला सवाल ठीक था, तो दूसरे में सिंपल सी बात ये, अगर आप कर लें, इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, 202 से लेकर 217 तक, 19 तक सारे पढ़, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन आपको कहती है कि इलेक्शन कराओ। सर लेकिन वो आपने नहीं कराया ना। ओके, लेट्स होल्ड योर थॉट हियर। मैं जरा दोनों अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू उनकी तरफ भी ले जाऊं, देन आई विल कम बैक टू यू। राना एहसान साहब, पीएमएलएन इस फैसले को कैसे देख रही है? जब जाहिर सी बात है ये निशान की बात आई, आप लोगों ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हो चुका, ये आपके साथ भी हो चुका है, सेनेट की हद तक ये हुआ था, लेकिन अब ये पूरे मुल्क की हद तक है। आई मीन लोग ये कह रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उनका रिजल्ट अब कौन मानेगा, एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से महरूम कर दिया गया है, मतलब इतने सारे चीज़ों के बाद किस तरह वो मैनेज कर पाएंगे अपने इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या निशान उनसे गलत तरीके से लिया गया है, और ये मुख्तलिफ कह लें कि लेवल्स ऑफ कोर्ट का सफ़र तय करके, पहले ECP का फैसला आया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से आया, फिर सुप्रीम कोर्ट से आया। तो अब बात ये है कि क्या कानून की वायलेशन हुई, क्या कोड ऑफ इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई,
अगर हुई तो क्या उसके ऊपर आंखें बंद कर देनी चाहिए थी? और जो जमात जो जमहूरियत की बात करती है, जो जमात कहती है कि कायदे कानून होने चाहिए और वो खुद ना फॉलो करे, और अदालत ने देखें, अदालत ने इसको बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर देखा और मेरिट्स के ऊपर ये नतीजा ये निकला कि इलेक्शन जो था इट वाज अ फार्स, इट वाज अ फार्स इलेक्शन, और वो इलेक्शन फेक था और उसको उस बेसिस के ऊपर रद्द कर दिया गया। तो ये फैसला मेरिट के ऊपर हुआ। और अगर हम ये कहें कि इन्होंने गलतियां की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन की, कानून तोड़ा, उसके बगैर जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की, और फिर उसके बावजूद उनको जो है वो निशान दे दिया जाए, तो क्या ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? क्या आप कानून तोड़ें और आप आंखें बंद कर लें? तो मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और मेरिट के ऊपर हुआ तो इसको तस्लीम करना चाहिए, और इनके पास मौका था। इसके अलावा आप ठीक कह रहे हैं, इनके पास मौका था, नहीं उठाया इन्होंने। देखिए महमूद मौलवी साहब, 2021 से इनको कहा जा रहा है आप इंतखाबात कराएं, मतलब है उस वक्त तो जाहिर है पार्टी का आप हिस्सा बने थे, फिर उसके बाद मतलब है आपको पता है पहले कोविड की बात आ गई, फिर दूसरी बात, मतलब लेकिन कल जो आर्ग्यूमेंट्स थे लॉयर्स के, इतने लंबे आर्ग्यूमेंट्स थे उनके, वो ठीक है, उनका हक है, लेकिन हाउ कम दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? मतलब है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि भाई आप तो खुद को हमला कर रहे हैं अपने ऊपर। और फिर जो पीटीआई के बानी मेंबरान थे वो वहां पर जाके उन्होंने और जल्दी पे तेल का काम किया। तो मैं बता दूं कि ये जो कल केस चला है ये बिल्कुल मेरिट पे चला, और ये जो है टेक्निकली और लीगली जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये लोग जो थे इन्होंने गलतियां की हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीगली जो केस चला है वाज अ वेरी फेयर केस। मगर एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूँगा कि इनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए था। देखिए ना, पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से मैं कहूँगा उसकी वजह ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लड़ने देना चाहिए था बल्ले पे। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीगली दे वर रॉन्ग, और उन्होंने मगर फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये कह रहे हैं, देखें अगर हम इतनी डेप्थ में जाते ना, इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदकिस्मती ये है कि ये हाईलाइट हो गए, आई बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, ये हाईलाइट हो गए और ये अपने आप को दिफा नहीं कर सके ना, क्योंकि उनकी वजह है कि गलतियां किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन नहीं, देखिए ये सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इट्स यूजुअली अ वन मैन शो, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप हर पॉलिटिकल पार्टी में है, ठीक है ना। अब आप उसको सिर्फ लिबादा पहना के फॉर्मेलिटी पूरी करी, इन्होंने टेक्निकली मैं ये कहूँगा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं। एग्जैक्टली, तो इन्होंने मौका फराहम कर दिया ना, बात सारी हुई कि इन्होंने मौका फराहम कर दिया, एंड जब इनका केस पूरा का पूरा जी कोर्ट पर डिपेंडेंट था, तो ये कोई होमवर्क भी नहीं करके गए। चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मैं ये कि मुझे वैसे अगर मैं एक कैनवस पाकिस्तान के कैनवस पर नजर डालूं ना, तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि आई थिंक कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो भरपूर तरीके से इलेक्शंस की तैयारी कर रही है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हर रोज मैं उनकी कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस और ये चीजें देखती हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के अलावा शायद अभी इतनी हलचल है नहीं। तो चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। कल का जो फैसला है उस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर दे दिया जाता पॉलिटिकली तो अच्छा था, एक पार्टी को बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया सिस्टम से। अब मतलब इलेक्शंस उनके लिए तकरीबन, आप समझे ना, तकरीबन खत्म ही हो गए, तो फिर इस इलेक्शन का फायदा क्या होगा? ये इलेक्शन फिर कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, फिर इस पे सवालिया निशान उठाए जाएंगे। शुक्रिया जैस्मीन। पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन, पीटीआई जो अपने लिए उसने हाई मॉरल स्टैंडर्ड बनाए थे उसके अंदर फंसी है। लेकिन मुझे बड़े हामिद खान साहब ने जब अपना आर्गूमेंट वाइंड अप किया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत 2-3 बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इसकी सिर्फ कानूनी और आईनी मुजाफियां सिर्फ नहीं होनी चाहिए, ये इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे इस फैसले के, और ये फैसला भी अदलिया के पहले फैसलों की तरह इस अदलिया को हॉन्ट करेगा। ये सबसे
और मैं भी इत्तेफाक करता हूँ उससे, ये हॉट करेगा। हम नहीं समझते कि इस तरह के, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हो चुका है, हमसे तलवार का निशान लिया गया था जी, और हमने फिर तीर का निशान लिया, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी के साथ इस किस्म की कैफियत हो। जहां तक इलेक्शन की है, देखिए इलेक्शन सारे ही अजीबो गरीब हुए हैं मुल्क के अंदर, लेकिन जो पिछले 2 इलेक्शन थे, हम अगर बहुत लंबी तारीख में ना जाए तो वो दोनों कंट्रोवर्शियल थे, 13 वाला भी और 18 वाला। अब वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए, ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। ट्रू। आप अगर इस किस्म की कैफियत में आप जो मर्जी अगर फैसला कोई जबरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा या किसी को जबरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी, उसकी आईनी हैसियत या कानूनी हैसियत या अखलाकी हैसियत क्या होगी लोगों के सामने। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं कि हम कोई ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं जिससे फिर शायद हम निकल ना पाए। सर एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगी। चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी बोली और बहुत ही आई थिंक अच्छी बात की। यही पॉइंट ऑफ व्यू महमूद मौलवी साहब का था। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। चौधरी मंजूर साहब ने भी वही बात की, महमूद मौलवी साहब ने भी वही बात की। राना एहसान साहब, PMLN का मौक़िफ़ ज़ाहिर है मुख्तलिफ हो सकता है, हर एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है, लेकिन ये तो आपके साथ भी पहले हो चुका है ना, तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब है कि अगर अब हो रहा है, कल हुआ था तो ये फिर होगा? तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए स्टैंड, मैं ये नहीं कह रही, देखें दे वर अनएबल टू प्लीड देयर केस और 2021 में उनको कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लो, लेकिन वो टेक्निकलिटीज में फंस गए और करा नहीं पाए, फिर वो कोर्ट्स में भागते रहे। तो आपको लगता है जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ये कि किसी से उसका ये हक नहीं छीनना चाहिए? देखें, बात ये है कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन उनको वजारत उज़्मा से निकाला गया। जी ठीक। उनसे सदारत पार्टी की छीनी गई। बात ये है कि अगर 9 मई का वाकया होता है तो अभी तक किसी को सजाएं नहीं सुनाई गई। अगर आपने जो है वो बेज़ाब्तियां की, आपने इलेक्शन जी नहीं सॉरी, मैंने कहा इसकी एक वजह है, आप कंप्लीट कर लें, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे दिमाग में है, तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब आ गए हैं एक खास मखसूस इदारे से। जी देखें बात यह है, अगर उन्होंने जो कानून था, जो रूल्स थे, उनको फॉलो नहीं किया तो क्या होना चाहिए था? उनको माफी मिल जानी चाहिए थी। उसके ऊपर अगर उन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं क्या करना चाहिए था? उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने। तो ऐसे नहीं होता। आपने अगर वायलेशन की है, अगर आपने कानून को तोड़ा है और आप खुद जो हैं वो पूरी आपने ऑपोजिशन को, जब आपकी हुकूमत थी तो पूरी ऑपोजिशन का आपने रगड़ा निकाला हुआ था बिला वजह, तो आज जब आप पकड़े गए रंगे हाथों तो क्या सारे जो हैं वो, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कोई इससे मैं सिंपैथाइज कर सकता हूं कि उनका निशान छीन लिया इसलिए कि जिस बेसिस पे उनको निशान मिलना था वो उन्होंने बेसिस पूरी नहीं की, वो वायलेट कर रहे थे चीजों को। तो फिर इस बेसिस पे अगर छीन लिया गया निशान उनसे तो ठीक है। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही है। मैं एक साउंड बाइट सुनाना चाहती हूँ। मैंने जैसे कहा पीपल्स पार्टी की बड़ी भरपूर रेलेवेंस इसकी वैसे PMLN से है। राना साहब आप जवाब देंगे, चौधरी मंजूर साहब सुन रहे हैं। जलसा हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े धुआंधार जलसे कर रहे हैं। आज के जलसे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा। वेलकम बैक। हम मुकाबला करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे, हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, ये मौक़िफ़ एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का है जो अपनी पूरी भरपूर कैंपेन चला रही है। चौधरी मंजूर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इसका बैकग्राउंड ये पूछना चाहती हूँ। ये देखें, जलसों में जब हम बातें करते हैं, जो भी बात करते हैं खून गरमाने के लिए, जोश के लिए, ये ठीक है। पॉलिटिकली उन्होंने अपना मंशूर भी वैसे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आके मेरा फोकस अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो सिर्फ इकोनॉमी पे होगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुझे लगता है अभी भी कुछ शक व शुबात हैं आपको, यानी कि अभी भी आपको लगता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, या ये सिर्फ जलसों की हद तक है? ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो है वो
डिमांड की कि पाकिस्तान इलेक्शन की डेट में, फिर शेड्यूल का डिमांड किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन स्टार्ट की। ठीक, तो हम तो तैयार हैं। और उसमें लाजमी तौर पर आप किसी मुलाजम से पूछें कि कौन सी पार्टी आपकी तनख्वाहें बढ़ाती है, तो वो कहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ाती है। अभी तो 100% पे ये चीजें मार रहे हैं, तो हमने तो 2008 से 13 तक 135% बढ़ाई थी तनख्वाहें। तो अब हमने एक पूरा एक मुआशी पैकेज दिया है। एक वो बिलावल साहब कहते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है इस मुल्क के लोगों के साथ। तो उसकी बुनियाद पर, और दूसरी बात जो सवाल आपने किया है, उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ हो सकती है, जलसों में और हो सकती है, मैं कुछ और तरीके से कह सकता हूँ, लेकिन बात वही है। ठीक, तो सबको नजर आ रहा है इस मुल्क के अंदर के क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसके बाद लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी और कितनी देर ये सिस्टम चलेगा? ये नहीं चलेगा इस तरह से। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ठीक, और उसके नतीजे में कोई आ जाए, मुझे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, किसी और को भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर ये हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि कल का फैसला पीपल्स पार्टी के अपने गिले, महमूद मौलवी साहब पहले हमें ये बता चुके हैं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हुमायूं साहब, पीपल्स पार्टी को भी यही गिले हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा वो समझते हैं कि निशान किसी से ले लेना ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि उनके अपने साथ हो चुका है। और उन्होंने ये भी पहले वो ये कह चुके हैं पीपल्स पार्टी, और बिलावल साहब को भी मैंने सुना कि तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाए सियासत में जाने के लिए, यानी कि इलेक्शंस में जाने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि आपको भी ये लग रहा है कि किसी एक मखसूस, यानी कि पहले तो वो जिसकी तरफ आप इशारा किया जा रहा है, वो ये कहते थे कि पहले आपके साथ ये कर रहे थे, अब उनके साथ ये हो रहा है? देखिए, लेट मी मुझे आप 2-3 मिनट देंगी? जी जरूर। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ। पहले जैसे जज साहब ने कहा है, बात की है कि ये लेना नहीं चाहिए था। देखिए, ये कोई अच्छी बात की बात नहीं है, ये कानूनन आप ले नहीं सकते। आपका जो 2152 है वो आपको कहता है कि ये हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का कि उनके पास हो। और ये बेनजीर भुट्टो केस जो हुआ था 1988 का, उसमें ये 11 मेंबर बेंच ने लिया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको पता है ये जो डिसीजन कल आया है, ये एक्चुअली जस्टिस मुनीर का पार्ट 2 डिसीजन है। ठीक है, मैंने वो पढ़ी भी है। 1954 में उन्होंने जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कही थी, और जिसके बाद 3 शब खून मारे गए थे पॉलिटिकल पार्टीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ये इस डिसीजन के बाद आपने प्रोविजन डाल दिए कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बीच में से हटा सकता है। मैं आपको बात बता देता हूं, जो पार्लियामान है उन्होंने जो 2017 का एक्ट बनाया है, उसमें इलेक्शन कमीशन को लिमिट किया था 3-4 चीजों के लिए कि वो सिर्फ कह सकता है इलेक्शन करो, दूसरा कह सकता है टाइम से करो, तीसरा वो उनसे कहता है कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो। उसको उनके इंटरनल चीजों के अंदर मुदाखलत की नहीं है। अगर उसके लिए करना है तो आपने कोर्ट में जाना है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं, कल के डिसीजन में देखिए, मुझे एक माइंडसेट नजर आता है। माइंडसेट इस तरह नजर आता है, जब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि एक वकील को कहते हैं, कल के उसमें नहीं है लेकिन जनरली बता रहा हूं, कि जब वो कहते हैं कि अपने नाम से सरदार का लफ्ज हटाओ, तो वो ये भूल गए थे कि उनके साथ वाली एक कुर्सी में एक शख्स बैठा था जिसके नाम के साथ सरदार लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि मैं उस इलेक्शंस को नहीं मानता जिसमें बिला मुकाबला लोग बगैर किसी वोट के हो जाते हैं, तो उसका बड़ा प्यारा जवाब तो अली जफर साहब ने दे दिया था कि पंजाब की जो 2021 की जो सेनेट के इलेक्शंस थे वो बिला मुकाबला हो गए थे और उनके अंदर कोई वोट नहीं पड़ा था, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी बिला मुकाबला तक कोई वोट नहीं पड़े थे। तो अगर वो नहीं मानते तो बाकी भी उनको नहीं मानना चाहिए। देखिए, जब चीफ जस्टिस साहब ये कहें कि पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान के एक्ट जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो पार्लियामान ने ये एक्ट पास किया हुआ है जो 2017 का है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो अंदर की बात करे। जब हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक पीटीआई इलेक्शंस करवाए, तो पीटीआई का आइन कहता है कि आपने पूरा पैनल बनाना है, सिंगल पर्सन कर नहीं सकता। तो मुझे बात बताएं, हम अपने आइन के मुताबिक ही तो इलेक्शंस करा रहे थे ना, उसमें मसला क्या था? नंबर 3, बिल्कुल सही कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि
क्या उन्होंने इस बात पे गौर किया कि जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया था और उन्होंने एक फैसला महफूज कर लिया, वो 2.5 महीने क्यों महफूज रखा? क्या उसके अंदर उनको कोई गलत चीज की वो चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्या है? तो जब मैं इन चीजों को सामने रखता हूं तो मैं ये समझता हूं ये जो डिसीजन लिया है ना, ये याद रखें, लॉयर्स इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये जस्टिस मुनीर की नेसेसिटी जो है ना, वो जो कानून था लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये उसका पार्ट महमूद मौलवी साहब, इसका नुकसान ये जो ठीक है सर, इसका ये तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इसका नुकसान होगा, आप भी कह रहे हैं नुकसान होगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार भी कह रहे हैं इसका नुकसान होगा, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगी ताकि हम उस पर भी थोड़ी बात कर सकें। महमूद मौलवी साहब, आपने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन देखिए अगर आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हो ना और फिर आप हादसा दर हादसा कर चुके हो और फिर उन हादसात की जद में फंस के खुद उन हादसात का शिकार हो गए हो, सो आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल बिकॉज यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इनफैक्ट द होल वर्ल्ड नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये करना भी था और 2021 से भी आपको कहा जा रहा था, तो अगर आप कर देते और करके इसको प्रॉपरली तैयारी कर लेते, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें ऐसा किया जा रहा है, तो हम करते का, इसलिए तो हम केपी गए ये करने के लिए। देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन होने से पहले ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुका है, ठीक, और इसको इलेक्शन के बाद भी कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक पार्टी करेगी नहीं, रोडों पे तमाशा होगा, और उस तमाशे को अवॉइड करने के लिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। या तो इस इलेक्शन को डिले करके एवरीबडी शुड बी गिवन अ फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन आज हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मगर उसके बावजूद मैं कहूँगा कि दिस इलेक्शन हैज बीन मतलब ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है बिफोर इलेक्शंस। इलेक्शंस के बाद तो कंट्रोवर्शियल बहुत हो जाते हैं, ये तो इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि एक देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 3 बड़ी पार्टियां हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी एंड PTI, मतलब हमारी पार्टी भी है, मगर मैं आपको बता दूं ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। अगर उसमें से एक पार्टी को आप बिल्कुल ही अलग देखें, मैं ये भी कहता हूं कि गलती उनकी है, इसमें ये नहीं कहूंगा कि उनकी जो है ना नाअहली है, जो लोग वहां पे इस वक्त वो नाअहल है, जो उन्होंने पेपर वर्क या फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे शुड हैव डन देयर होमवर्क एंड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है ना जी। मगर अगर उस पार्टी को आप बगैर किसी को जो है निशान के लड़ने को देंगे तो उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा, और वो अपने वो कैंडिडेट उतना वो जीत नहीं सकेंगे। जब वो जीत नहीं सकेंगे और उनके लिमिटेड कैंडिडेट जो कि नॉन फिगर्स है, वही मेरे ख्याल से असेंबलियों में आएंगे, इसमें आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। और अगर इतने लिमिटेड आएंगे तो ये कंट्रोवर्शियल हो चुका होगा, तो इसका कोई ना कोई हल किया जाए, क्योंकि देखिए हम अरबों रुपए जाया करके इलेक्शन करा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल करें तो दैट्स नॉट फेयर टू द कंट्री। इट्स एक्चुअली नॉट फेयर टू द कंट्री, आप ठीक कह रहे हैं, बट कहते हैं ना कि जमहूरियत के अलावा कोई ऑप्शन भी तो हमारे पास नहीं है। राणा साहब, जो पीपल्स पार्टी कह रही है, जाहिर है जो जलसों में एक खून गरमाने की जोश के लिए जोश खिताबत भी है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ फिर भी वही है, और अभी भी पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे हैं कि जी अभी से कंट्रोवर्शियल हो गए हैं इलेक्शंस, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपको लाया जा रहा है, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। नहीं, देखें जैस्मीन, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन वीक है, और चौधरी साहब पंजाब से को रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी को, तब ये उनका मौक़िफ़ है। आपने MQM का मौक़िफ़ लिया, MQM कहती है कि सब कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी को प्लेट में दे के कराया जा रहा है। आपने GDA का मौक़िफ़ लिया, जो इल्जामात ये हमारे पे लगा रहे हैं, वहां भी वो कहते हैं पहले से इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, पीपल्स पार्टी सब कुछ हवा का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है। सिंध में यू मीन, तो वो जो सिंध में बैठे हैं उनको लग रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ है। जी मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में लग रहा है कि जी सारा झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है, पंजाब में लग रहा है सारा झुकाव पंजाब की तरफ है। तो ये कहना, ये सारे सियासी बयानात हैं। PTI की बात आती है तो देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
कि कोड ऑफ कंडक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप धज्जियां उड़ा दें इलेक्शन एक्ट की, कोड ऑफ कंडक्ट की, और आपको जो है वो आंखें बंद कर लें। और जहां तक जमहूरियत की बात है, जो जमहूरी रवायात को जो नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया है पिछले 4-5 साल में, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। एक तो ये बैसाखियां लेके आरटीएस बिठा के ये हुकूमत में आए, फिर जब हुकूमत में आ गए तो इन्होंने जो स्पेस यानी कि पॉलिटिकल स्पेस थी वो गिव अप कर दी। बिल के अंदर बिल पास होते थे, टेलीफोनो कॉल्स के ऊपर होते थे, असेंबली के जो नंबर पूरे होते थे सेनेट के अंदर वो टेलीफोन कॉल्स के ऊपर होते थे। इनके खुद अपने जो साबका सदर हैं वो कहते थे नैपी चेंज होते थे। पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने रगड़ा निकाला हुआ था, हुकूमत ऑपोजिशन का रिलेशनशिप तबाह कर दिया था। और ये फिर इन्होंने पूरी कौम को उकसाया कि वो जो है म्यूटनी करें, वो फौजी तंसीबात के ऊपर हमला करें, और आज ये जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हैं। तो ये जो अमाल इनके हैं आज ये वो भुगत रहे हैं। तो ये यहाँ हमारे, और ऊपर से कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, हमें टारगेट किया जा रहा है। भाई आपके पास जमहूरी रवायात के साथ आप चलते, ऑपोजिशन का रोल अदा करते, नेशनल असेंबली में, केपी पंजाब में हुकूमत पूरी करते, आपकी सियासत आज आप यहां ना होते जहां आप खड़े। आपने ये रास्ता नहीं अपनाया, आपने रियासत के साथ आप लड़े, आपने लोगों को उकसाया, आपने म्यूटनी करने की कोशिश की, और आज आप जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि हमें देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ बिल्कुल इनके पास निशान होता बेहतर होता, लेकिन आप निशान होने की रिक्वायरमेंट तो पूरी करें, उसको पूरी करें और निशान ले लेते। फिर आपको निशान ना मिलता तो बिल्कुल ठीक है। अगर बाकी जमातें कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन करा रहे हैं और आपने अपने आइन को नहीं फॉलो किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, इसमें और जमातों का क्या कसूर है? तो मैं समझता हूं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो याद रखें कि 9 मई का वाकया इन्होंने किया। लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी। मैं कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ, 350 लोगों को सजाएं हो चुकी है, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल। यहाँ हम समझते हैं कि 9 मई का वाकया कोई मानी ही नहीं रखता, उसका कोई वजन ही नहीं है, सर। अच्छा, मैं यहाँ पर और हमें आंखें बंद कर लेनी। राणा साहब, मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ ताकि चले आवाम को भी पता चल जाएगा। वैसे तो लाइक ऑब्वियसली जिन सहाफी का मैं जिक्र कर रही हूँ वो काफी पॉपुलर भी है, उनका वीलॉग सुना भी जाता है, और मैं किसी ऐसे वीलॉग की बात नहीं करी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंसूर अली खान साहब ने आज एक वीलॉग किया है, एंड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट जस्ट अ फ्यू थिंग्स क्विकली ताकि आप लोग भी अपना मौक़िफ़ दे सके। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि एक इदारे में उनकी मुलाकात हुई, खास तौर पे जाहिर सी बात है वो शायद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात कर रहे थे, उन्होंने वाज़े तौर पे बात नहीं की, लेकिन उस इदारे में एक मुलाकात हुई और इदारे का अपना मौक़िफ़। बड़े दिनों से हम सुन रहे थे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आने वाली, ये वाज़े बात की उन्होंने। दूसरा ये भी कहा कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी ही हल है, जो पास्ट में हो गया वो मिस्टेक्स थी, दोबारा नहीं होंगी। लेकिन 9 मई के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि देखें, जितने लोगों को पकड़ा गया है, जो कोर्ट्स अपना मौक़िफ़ ले रहे हैं, और 9 मई को भूला नहीं जा सकता। 9 मई एक ऐसा वाकया था, एक ऐसा सानिया था जिसको भूला बिल्कुल नहीं जा सकता। इदारा कभी उसको नहीं भूलेगा, पाकिस्तान कभी उसको नहीं भूलेगा, उस पर सजाएं देंगे, कोर्ट्स देंगे, कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसी विंडिक्टिव कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे मुल्क में मजीद इंतशार फैले। तो आई थिंक ये बहुत ही कोई पॉजिटिव बात थी और एक पॉजिटिव मौक़िफ़ था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पे तो मुझे नहीं पता कि अब आप लोगों का मौक़िफ़ क्या होगा, बट बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर एक सवाल किया गया तो उनका सियासत में फ़िलहाल या फ्यूचर में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये उनके मंसूर अली खान के वर्ड्स थे। आई रियली डोंट नो कि वहाँ के अल्फाज क्या होंगे, बट एवरी सिंगल थिंग वाज रिटन डाउन। तो सेनेटर हमायूं, इफ़ यू कुड कॉमेंट ऑन दिस, देन मौलवी महमूद साहब, चौधरी मंजूर एंड राना एहसान साहब। देखिए, मैं बिल्कुल इस पर कमेंट करना चाहता हूं, और लेकिन उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए, जब हमारे चीफ जस्टिस साहब एक जुमला बोलते हैं और वो कहते हैं कि किसी एक आदमी को हम कैसे इलेक्शन प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ये आर्टिकल 62(1)(f) के लिहाज से वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे तो पूरी पार्टी को निकाल दिया है। ये याद रखें कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो था वो वही था जो उन्होंने ANP के साथ किया है कि उसको एक जुर्माना दे दिया, लेकिन उनको बाहर नहीं किया। ठीक है, उनको लैंड दे दिया। ये आप स्टार्ट कर रहे एक ओपन गेट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे गेट ओपन कर रहे हैं जिसमें करप्शन होगी, और वही सर अब क्विकली अगर आप कमेंट करें ना, बिकॉज़ टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ इस चीज पर उस पर कमेंट कर देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, 9 मई के वाकये में जिन लोगों के ऊपर प्रूफ होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उनको सजा मिलनी चाहिए, पीरियड। ठीक।
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान सियासत से आउट हुए हैं या नहीं हुए, नियर फ्यूचर और फ्यूचर और व्हाटएवर, ये टाइम बताएगा। ठीक है। ये अगला इलेक्शन जो है ना, ये बेसिकली दो चीजों के दरमियान में, एक वो जहनियत जो आजाद जहनियत है, एक वो जहनियत जो गुलामाना जहनियत है। इन दो के दरमियान में होंगे। गुलामाना जहनियत मींस ओके सर, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। जी मौलवी महमूद साहब, बिकॉज टाइम का मैं एक मिनट में बता, सब मौक़िफ़ देते हैं अपना इस पर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और ऑब्वियसली आई मीन लाइक उनको अपना मौक़िफ़ किसी तरह तो देना होता है ना, तो ये आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो ये बातें सामने आई हैं। देखिए एक चीज तो मैं आपको कहूँ, 9 मई के किरदारों को सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उसमें मुलव्वस है उनकी सजा होनी चाहिए। जहाँ तक आप इस इलेक्शन की बात करती है, ये इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बल्ला मेरे हिसाब से इनको मिलना चाहिए था, हालांकि लीगली जो है ये केस हार चुके हैं, लीगली दे वर राइट। उसकी वजह ये कि इन्होंने अपना पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये खुद भी मानेंगे कि इन्होंने नहीं किया। महमूद मौलवी साहब इस पे कमेंट कर देना, महमूद मौलवी साहब इस पे कमेंट कर देना, फ्यूचर ऑफ बानी तहरीक इंसाफ है कोई या नहीं है आपको लगता है, या यू डोंट सी हिम एनीवेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? देखिए अगर ये 5 साल अभी इलेक्शन हो जाते हैं, 5 साल के बाद अगर वो होता है तो देखिए 5 साल के बाद चांसेस बहुत इसलिए कम हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं खुद इस एज का आदमी हूँ, age is not on this side. Okay. You see, he'll be, mashallah, 78. You see, that is the difference. And next generation is not there with it. अगर उनके बेटे होते हैं इधर, ठीक है ना, उनके साथ होते तो मैं बिल्कुल कहता कि जी ये जो है वापस जो है उनकी औलाद आ जाए, एनआरकी उनकी हाइट की आ जाती है। देखिए इस वक्त जो पीटीआई की हालत है, आप ये देखिए ना, फिरदौस नकवी जैसे साहब को इन्होंने टिकट नहीं दिया, जो कि बानी थे और जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दिया, तो आज तो वैसे जूतों में दाल बन रही है जो है वहां पे। हाँ, काफी लोग अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं और अपना गुस्सा और अपनी दुश्मनियां निकालने के जो इल्जामात है वो भी कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। सो राना एहसान साहब, आपका मौक़िफ़? देखिए बात ये है कि कानून कायदा फॉलो होना चाहिए है जी। और अगर वो नहीं हुआ और 9 मई के जो वाकयात हैं वो बिल्कुल वो भुलाए नहीं जा सकते। अगर उसको हम भुला दें और आगे बढ़ना शुरू कर दें तो इस मुल्क में मजीद एनार्की फैल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ये इस मौक़िफ़ की मैं तायीद करता हूं। ये फैसला कि कौन सियासत में होगा नहीं होगा ये अवाम का फैसला है, या 8 फरवरी को अवाम करेगी। बाकी हम भुला नहीं सकते कि मुल्क को किस तरीके से, अवाम को किस तरीके से मिसगाइड किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, नफरत के बीज बोए गए और फिर ये 9 मई के वाकयात हुए। इनको रोकना चाहिए, लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। जो इसके प्लानर्स थे, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया और जिन्होंने जो है जो भी इसका जिस लिहाज से भी हिस्सा थे, सबको सजाएं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्टिसिपेशन। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सेनेटर हुमायूं एहसान अफजल, चौधरी मंसूर साहब, महमूद मौलवी साहब। शुरू में हमने अख्तर इकबाल डार साहब से भी बात की जो चेयरमैन है पीटीआई नजरियाती के। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।